आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी बीएसए 2023 के दो बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स पर बात करने वाले हैं। प्रवेश यानी एडमिशंस और संस्वीकृति यानी कन्फेशंस। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ लीगल टेक्स्ट के अंश हैं जो इन्हें समझाते हैं। तो आज देखेंगे कि ये बयान कोर्ट में कैसे काम करते हैं, इनकी शर्तें क्या हैं, इनका महत्व क्या है। सही। और ये सवाल भी कि आखिर कुछ बयान इतने अहम क्यों हो जाते हैं, कि उन पर इतनी सख्त निगरानी रखी जाती है। हाँ, ये काफी दिलचस्प है। चलिए समझते हैं इसे। चलिए। तो शुरुआत प्रवेश यानी एडमिशन से करते हैं। बीएसए में ये धारा 15 से 21 के आसपास आते हैं। आसान भाषा में कहें तो एडमिशन कोई भी बयान हो सकता है, बोला हुआ, लिखा हुआ या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी, जिससे केस से जुड़े किसी फैक्ट, किसी विवादित या जरूरी तथ्य का अंदाजा लगता हो। अच्छा, तो ये सिर्फ अभियुक्त का बयान नहीं है? कौन कौन दे सकता है ऐसा बयान? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ अभियुक्त तक सीमित नहीं है। जैसे आपने कहा कौन दे सकता है, तो मामले के जो पक्षकार हैं उनके एजेंट, हाँ। या जिनका मामले में कोई इंटरेस्ट है, जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी का कोई पिछला मालिक है, वो भी। यहाँ तक कि अगर किसी पार्टी ने कहा हो कि फलां तीसरे आदमी की जानकारी पर भरोसा कर सकते हैं, तो उस तीसरे आदमी का बयान भी एडमिशन माना जा सकता है। धारा 15 इसी बारे में है। अच्छा, और इसे अदालत में सबूत के तौर पे कैसे देखा जाता है? क्या ये अपने आप में काफी होता है? देखिए, धारा 21 एक जरूरी नियम बताती है। आमतौर पर कोई व्यक्ति अपना ही बयान अपने फेवर में इस्तेमाल नहीं कर सकता। हाँ, ये तो लॉजिकल है। हाँ, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। जैसे अगर बयान देने वाले की डेथ हो गई हो और वो बयान धारा 26 के तहत आता हो, या बयान मन या शरीर की हालत बता रहा हो, या किसी और वजह से सुसंगत हो। जहां तक इसके वजन की बात है, एडमिशन एक मजबूत साक्ष्य है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा। और अपने आप में ये निर्णायक सबूत नहीं होता। हाँ, लेकिन ये सबूत का बोझ, बर्डन ऑफ प्रूफ, वो दूसरा पक्ष पर डाल सकता है, और कभी-कभी विबंध यानी एस्टॉपल की तरह काम करता है। विबंध, हाँ, एस्टॉपल अगर किसी ने कुछ मान लिया तो बाद में उसे पलट नहीं सकता, खासकर अगर उसके बयान पर भरोसा करके किसी और ने कुछ कर दिया हो। बिल्कुल सही समझा आपने। तो ये तो हुई एडमिशन की बात, जिसका दायरा काफी बड़ा है। लेकिन कानून संस्वीकृति यानी कन्फेशन, अपराध की सीधी स्वीकारोक्ति को कहीं ज्यादा सख्ती से देखता है। ये खास तौर पर क्रिमिनल मामलों से जुड़ा है। तो फिर एडमिशन और कन्फेशन में मोटे तौर पर फर्क क्या हुए? देखिए, कई अहम फर्क हैं। पहला, कन्फेशन सिर्फ क्रिमिनल केस में होता है, जबकि एडमिशन सिविल और क्रिमिनल दोनों में हो सकता है। ठीक है। दूसरा, कन्फेशन सीधे सीधे जुर्म कबूल करना। एडमिशन तो सिर्फ किसी फैक्ट की तरफ इशारा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो पूरी तरह गुनाह कबूल करना हो। हाँ। इसलिए कन्फेशन सिर्फ अभियुक्त कर सकता है, मुल्जिम, जबकि एडमिशन कौन कर सकता है वो हमने अभी देखा, धारा 15 वाले लोग। सही। और शायद सबसे बड़ा फर्क, एक स्वैच्छिक कन्फेशन अगर वो वॉलंटरी है तो वो अकेले ही सजा का आधार बन सकता है, लेकिन एडमिशन निर्णायक नहीं होता। और कन्फेशन के लिए उसका पूरी तरह स्वैच्छिक वॉलंटरी होना अनिवार्य है। एडमिशन के लिए भी वॉलंटरी होना उसके वजन को प्रभावित करता है, पर अनिवार्यता कन्फेशन जितनी सख्त नहीं है। समझ गया। तो हर कन्फेशन एक तरह का एडमिशन तो है, पर हर एडमिशन कन्फेशन नहीं होता। बिल्कुल, यू गॉट इट। तो फिर वो कौन सी स्थितियां हैं जब अदालत कन्फेशन को सबूत मानने से इनकार कर देती है? ये जानना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, कानून यहाँ बहुत सतर्क है। बीएसए की धारा 22(1) कहती है कि अगर कन्फेशन किसी प्रेरणा, धमकी या वादे के असर में किया गया हो तो वो अस्वीकार्य है। प्रेरणा, धमकी या वादा? हाँ, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं, जैसे ये असर या दबाव मामले के आरोप से जुड़ा होना चाहिए। ये किसी प्राधिकारी व्यक्ति से आना चाहिए, अथॉरिटी फिगर, जैसे पुलिस, मजिस्ट्रेट या कोई भी जिसे अभियुक्त अपने से ताकतवर समझता हो। और अभियुक्त को ये लगना चाहिए कि भाई कबूल कर लूंगा तो कोई दुनियावी फायदा होगा या किसी मुसीबत से बच जाऊंगा। ऐसी सूरत में वो भरोसे लायक नहीं माना जाता। और पुलिस के सामने किए गए कन्फेशन का क्या? वो तो बहुत कॉमन सुना है। हाँ, लेकिन कानून इस पर बहुत सख्त है। बीएसए की धारा 21(1) बिल्कुल साफ है। पुलिस ऑफिसर के सामने किया गया कोई भी कन्फेशन अभियुक्त के खिलाफ साबित नहीं किया जा सकता, पीरियड। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का कंप्लीट बैन है। इसका मतलब है कि पुलिस के सामने दिया बयान, चाहे वो सच ही क्यों न लग रहा हो, कोर्ट में कन्फेशन के तौर पर किसी काम का नहीं। इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक है पुलिस द्वारा दबाव
या टॉर्चर की संभावना को रोकना, निष्पक्षता बनाए रखना। ठीक है, समझा। तो पुलिस हिरासत में मतलब कस्टडी में अगर बयान दिया तो सामान्य नियम वहां भी यही है। धारा 23(2) कहती है कि पुलिस कस्टडी में किया गया कन्फेशन भी आमतौर पर अस्वीकार्य है। लेकिन इसमें कोई लेकिन है? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण अपवाद है अगर वो कन्फेशन किसी मजिस्ट्रेट की तत्काल मौजूदगी में किया गया हो। अच्छा, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में। हाँ, माना जाता है कि मजिस्ट्रेट की उपस्थिति एक तरह की सुरक्षा देती है, बयान की स्वैच्छिकता सुनिश्चित करती है। सीआरपीसी की धारा 164 में इसकी पूरी प्रक्रिया भी है, चेतावनी देना, पूछना कि दबाव तो नहीं, सोचने का वक्त देना वगैरह। लेकिन एक वो चीज होती है ना कि अगर बयान से कुछ बरामद हो जाए, जैसे कोई हथियार। हाँ, आप धारा 23(3) की बात कर रहे हैं। ये एक दिलचस्प पॉइंट है। अगर अभियुक्त पुलिस हिरासत में है और उसकी दी हुई जानकारी से कोई फैक्ट, कोई तथ्य खोजा जाता है, जैसे आपने कहा छुपाया हुआ हथियार, तो जानकारी का सिर्फ उतना हिस्सा सबूत में लिया जा सकता है जितना सीधे तौर पर उस खोज से जुड़ा हो। सिर्फ उतना हिस्सा? हाँ, सिर्फ उतना। इसे डिस्कवरी लीडिंग फ्रॉम इंफॉर्मेशन या बाद की घटना से पुष्टि का सिद्धांत कहते हैं। पर यहाँ भी शर्तें हैं। अभियुक्त हिरासत में हो, कोई तथ्य वाकई खोजा जाए और जानकारी और खोज में सीधा लिंक हो। और अगर कई अभियुक्त हों और सबने मिलकर कुछ कहा हो, जॉइंट स्टेटमेंट जैसा? हाँ, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। कानून तो हर अभियुक्त पर अलग अलग लागू होता है। अगर जॉइंट स्टेटमेंट है तो प्रोसिक्यूशन को ये साबित करना होगा कि ठीक किस अभियुक्त की जानकारी से वो खोज हुई। ये मुश्किल हो सकता है। अच्छा, एक और स्थिति है। अगर एक अभियुक्त अपने बयान में अपने साथी सह अभियुक्त को भी फंसा दे। हाँ, वो बीएसए की धारा 24 में आता है। इसे कन्फेशन ऑफ अ को अक्यूज्ड कहते हैं। इसकी शर्तें हैं उन अभियुक्तों का जॉइंट ट्रायल हो रहा हो एक ही अपराध के लिए। ठीक है। और जो अभियुक्त कन्फेशन कर रहा है वो बयान उससे खुद को और उसके साथी सह अभियुक्त दोनों को फंसाता हो और वो कन्फेशन साबित भी हो चुका हो। ऐसी स्थिति में अदालत उस बयान पर सह अभियुक्त के खिलाफ भी विचार कर सकती है, कंसिडर कर सकती है। विचार कर सकते हैं। इसका मतलब ये बहुत कमजोर सबूत हुआ। बिल्कुल, बहुत कमजोर। ये सब्सटेंटिव एविडेंस मतलब मौलिक साक्ष्य नहीं है। इसे सिर्फ दूसरे सबूतों को सपोर्ट करने, कोरॉबरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी बहुत सावधानी से। क्यों? क्योंकि ये बयान शपथ पर नहीं दिया जाता और नहीं दूसरे अभियुक्त को उस पर जिरे क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका मिलता है, तो इसकी वैल्यू बहुत कम है। और अगर कोई अपना कन्फेशन बाद में वापस ले ले, मुकर जाए, रिट्रैक्टेड कन्फेशन जिसे कहते हैं। हाँ, ये भी होता है। ऐसी सूरत में अदालत और ज्यादा सतर्क हो जाती है। विश्वसनीयता और स्वैच्छिकता दोनों पर सवाल उठ जाता है। यहाँ कानून का एक नियम है, रूल ऑफ प्रूडेंस, कि ऐसी मुकरी हुई संस्वीकृति के आधार पर सजा देने के लिए स्वतंत्र रूप से पुष्टि, इंडिपेंडेंट कोरॉबरेशन जरूरी है। मतलब अलग से सबूत का ही चाहिए। हाँ, अदालत को ये देखना होता है कि क्या जो शुरुआती बयान था वो वाकई स्वैच्छिक और सच्चा था और इसे वापस क्यों लिया गया। डबल टेस्ट होता है, वॉलंटरीनेस भी और ट्रूथफुलनेस भी। ठीक है। तो संक्षेप में देखें तो एडमिशन और कन्फेशन ये दोनों अलग अलग कानूनी अवधारणाएं हैं। इनके सबूत के तौर पर स्वीकार होने के नियम भी काफी अलग है। खासकर कन्फेशन के मामले में बीएसएम अभियुक्त के अधिकारों और बयान की सच्चाई, उसकी विश्वसनीयता, इन पर बहुत जोर देता है। बिल्कुल। और ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि जिस बारीकी से कानून खासकर कन्फेशन की विश्वसनीयता को परखता है जब दबाव की बात हो या बयान से मुकरने की, ये हमारी न्याय प्रणाली के सामने एक गहरी चुनौती को दिखाता है कि सबूत इकट्ठा करने की जरूरत और व्यक्ति के खुद के खिलाफ गवाही न देने के अधिकार, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इनके बीच संतुलन साधना कितना मुश्किल है। खासकर आज के समय में जब दबाव सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि कई बार बहुत सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक तरीकों से भी डाला जा सकता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।